हेलो दोस्तों, मैं लोकेश और स्वागत करता हूं आपका रोजगार पथ पर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बंगाल विजय को तथा देखेंगे कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों के द्वारा बंगाल पर अधिकार स्थापित किया गया था। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तर मुगल काल में ये बंगाल बहुत ही ज़्यादा समृद्ध प्रदेश हुआ करता था फसल तथा उद्योगों के रूप में। यही रीज़न था कि अंग्रेज इस पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे, परंतु जब 1707 में मुग़ल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो इन मुग़लों का कंट्रोल इस बंगाल पर कमज़ोर पड़ने लग जाता है, जिसका फ़ायदा उठा करके अंग्रेज आगे चल करके इस बंगाल पर अधिकार स्थापित करने के लिए आक्रमण करते हैं। इस बंगाल की आधिकारिक शक्तियाँ बंगाल के नवाबों के हाथ में थीं, जो कि इन मुग़लों के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। तो अगर हम अंतिम रूप से बंगाल में नियुक्त गवर्नर देखें मुग़लों के द्वारा, तो उनका नाम था मुर्शिद कुली खां, जिनका कार्यकाल 1717 से 1727 तक रहा था। इन मुर्शिद कुली खां के द्वारा बंगाल की राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थापित कर दिया जाता है तथा इनके द्वारा एक इजारा व्यवस्था शुरू की गई थी भूमि बंदोबस्त के क्रम में। ये मुर्शिद कुली खां दिल्ली में बैठे मुग़ल शासकों को समय से बंगाल से कलेक्ट किया हुआ रेवेन्यू भिजवाते रहते थे, जबकि 1717 में मुग़ल शासक फ़र्रुखसियर के द्वारा अंग्रेज़ों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दे दी जाती है 3000 वार्षिक किराया लेकर के। तो जहां एक और अंग्रेज़ों को अनुमति मिल जाती है व्यापार करने की बंगाल में, वहीं दूसरी ओर बंगाल के नवाब या फिर सूबेदार, जिनका नाम था मुर्शिद कुली खां, उनका शासन चल रहा था। इन मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद में शुजा-उद-दीन, जो कि मुर्शिद कुली खां के दामाद थे, ये बंगाल के नवाब की गद्दी पर बैठते हैं, जिनका शासनकाल 1727 से 1739 तक रहता है। इन शुजा-उद-दीन के बाद में सरफराज बंगाल की गद्दी पर आते हैं, जिनका कार्यकाल 1739 से 1740 तक रहा था। इन सरफराज की मृत्यु इन्हीं के सेनापति अलवर्दी खां के द्वारा कर दी जाती है। जब ये अलवर्दी खां इस सरफराज की मृत्यु कर देते हैं तो ये मुग़ल शासकों के नज़रों में खुद को निर्दोष साबित करना चाहते थे, जिसके क्रम में ये 2 करोड़ का नजराना दिल्ली में बैठे मुग़लों के दरबार में भिजवाते हैं, जिसकी वजह से इन मुग़लों के द्वारा इन अलवर्दी खां को 1740 में बंगाल का नवाब घोषित कर दिया जाता है। जब ये बंगाल के नवाब बन जाते हैं तो इनके द्वारा यूरोपीय कंपनियों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की जाती है। इनके अनुसार यूरोपीय कंपनियां मधुमक्खी का वो छत्ता थीं जिसे अगर छेड़ा ना जाए तो वो शहद देंगी और अगर छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। इस अलवर्दी खां के शासनकाल के दौरान बंगाल को स्वर्ग कहा जाता था। इस अलवर्दी खां पर 3 पुत्रियां थीं, जिनका विवाह ढाका, पूर्णिया तथा पटना में हुआ था। जब इस अलवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है 1756 में, तो इसकी पटना वाली पुत्री का पुत्र, जिसका नाम था सिराजुद्दौला, वो बंगाल की नवाब की गद्दी पर बैठता है, जिसका विरोध इस सिराजुद्दौला की दोनों मौसियों तथा दरबारियों के द्वारा किया जाता है। इस सिराजुद्दौला का शासनकाल रहता है 1756 से 1757 तक। इस सिराजुद्दौला के शासनकाल के दौरान ही फ्रांसीसी तथा ब्रिटिश अपनी कोठी या फिर अपने किले स्थापित कर रहे थे बंगाल में, जिन किलों का विरोध किया जाता है सिराजुद्दौला के द्वारा, जिस विरोध के कारण फ्रांसीसियों के द्वारा अपने निर्मित किए हुए किले रोक दिए जाते हैं, लेकिन ब्रिटिशों के द्वारा अभी भी निर्माण जारी था, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों के एक किले, जिसका नाम था फोर्ट विलियम,
इस पर आक्रमण कर देता है तथा अंग्रेज़ों को पराजित कर देता है। अंग्रेज़ों को पराजित करने के बाद में ये 146 ब्रिटिश सैनिकों को एक 14x18 के कमरे में बंद कर देता है। जब इस कमरे का दरवाज़ा अगली सुबह खोला जाता है तो उसमें सिर्फ 23 जीवित बचते हैं, जबकि बाकी के मारे जा चुके थे। इन जीवित बचे हुओं में से एक हॉलवेल भी थे। इन्हीं हॉलवेल के द्वारा इस घटना को बताया गया था, जिस घटना को हम ब्लैक होल की घटना या फिर काल कोठरी की घटना के नाम से जानते हैं, जो 20 जून 1756 में घटित हुई थी। इस घटना के बाद में सिराजुद्दौला तथा अंग्रेज़ों के मध्य अलीनगर की संधि होती है। इस संधि के अनुसार अब अंग्रेज़ तथा सिराजुद्दौला एक दूसरे के काम में कोई भी दखलंदाजी नहीं करेंगे। लेकिन कुछ समय पश्चात इन अंग्रेज़ों के द्वारा इस संधि को तोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से प्लासी का युद्ध होता है सिराजुद्दौला तथा अंग्रेज़ों के मध्य। ये प्लासी का युद्ध भागीरथी नदी के किनारे पर लड़ा गया था, प्लासी नामक स्थान पर। अब इस प्लासी को हम वर्तमान में पलासी के नाम से जानते हैं, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इस प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला अपने 3 सेनापतियों के साथ में, जिनका नाम था मीर मदान, मोहनलाल तथा मीर जाफ़र, जिसमें से मीर मदान और मोहनलाल के द्वारा सिराजुद्दौला को सपोर्ट किया गया था, जबकि इस मीर जाफ़र के द्वारा इंग्लिशों को सपोर्ट किया गया था। यही रीज़न था कि सिराजुद्दौला इस प्लासी के युद्ध में हार जाते हैं तथा अंग्रेज़ों की जीत होती है। इस अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। जब ये इस युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं तो रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया जाता है तथा वो मीर जाफ़र जिसने इन अंग्रेज़ों का साथ दिया था उसे बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया जाता है, जिसका शासनकाल 1757 से 1760 तक रहता है। तो आइए अब मीर जाफ़र को देखते हैं। तो अब देखते हैं मीर जाफ़र को, जिनका शासनकाल 1757 से 1760 तक बंगाल के नवाब के रूप में रहता है। ये वही मीर जाफ़र थे जिन्होंने प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ दिया था, जबकि ये सेनापति थे सिराजुद्दौला के। तो इसी से खुश होकर के अंग्रेज़ों ने इन्हें बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया। ये सिर्फ नाम मात्र के नवाब थे, असल में ये अंग्रेज़ों की कठपुतली मात्र थे। जैसा अंग्रेज़ इनसे कार्य कराना चाहते थे ये वैसा कार्य करते थे। इन मीर जाफ़र के बाद में इनके दामाद मीर कासिम बंगाल के नवाब बनते हैं। ये मीर कासिम बंगाल के नवाब बनने से पहले रंगपुर के फौजदार थे तथा ये मीर कासिम अलवर्दी खां के उत्तराधिकारी थे। जब ये बंगाल के नवाब बन जाते हैं तो ये अपनी राजधानी सर्वप्रथम मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर देते हैं तथा इस मुंगेर में इनके द्वारा तोप और तोड़दार बंदूक बनाने की व्यवस्था की जाती है। इन मीर कासिम ने कुछ टैक्स में भी सुधार किए थे, जिसके अंतर्गत भारतीय व्यापारियों को बंगाल में व्यापार में कुछ छूट दी गई थी। इन्हीं के शासनकाल के दौरान 1763 में एक घटना घटित होती है, जिसमें एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा बंगाल पर आक्रमण किया जाता है, जिस अधिकारी का नाम था एलिस। इस एलिस को मीर कासिम के द्वारा मार दिया जाता है। इसी घटना को हम पटना कांड के नाम से जानते हैं। इस पटना कांड के बाद अंग्रेज़ों के द्वारा इन मीर कासिम को बंगाल की नवाब की गद्दी से हटा दिया जाता है तथा मीर जाफ़र को एक बार पुनः बंगाल का नवाब घोषित कर दिया जाता है। जब मीर कासिम बंगाल के नवाब के पद से हटा दिए जाते हैं तो ये बंगाल के नवाब की गद्दी पर पुनः वापस आने के लिए सहयोग लेने के लिए मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय तथा शुजाउद्दौला, जो कि अवध के नवाब थे, इनके पास में जाते हैं। इनके सहयोग मिलने के बाद में ये अंग्रेज़ों से युद्ध करते हैं बक्सर नामक स्थान पर।
तथा अंग्रेज़ों और इन त्रिगुटीय सेना के मध्य 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें जहां एक तरफ अंग्रेजी सेना थी जिसका नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो, वहीं दूसरी तरफ त्रिगुटीय सेना थी जिसमें मीर कासिम तथा शाह आलम और शुजाउद्दौला थे। इस युद्ध में, इस बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत होती है तथा ये त्रिगुटीय सेना हार जाती है। इस युद्ध में हारने के बाद में इलाहाबाद की 2 संधियाँ की जाती हैं 1765 में, जिसमें प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को होती है मुगल तथा अंग्रेज़ों के मध्य, जबकि द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को होती है अवध नवाब और अंग्रेज़ों के मध्य। तो प्रथम संधि को अगर देखें तो इस संधि के अनुसार बिहार, बंगाल और उड़ीसा क्षेत्र मुगलों के द्वारा पूर्णतः अंग्रेज़ों को सौंप दिए जाते हैं तथा इलाहाबाद का अवध वाला हिस्सा मुगलों को अंग्रेज़ों के द्वारा सौंप दिया जाता है। इसके अलावा 26 लाख वार्षिक पेंशन मुगलों को अंग्रेज़ों के द्वारा दी जाती है। अब अगर हम द्वितीय संधि देखें तो इसके अनुसार अवध के नवाब पर 50 लाख का जुर्माना लगाया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा तथा कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र छीनकर मुगलों को दे दिया जाता है। तो ये थी इलाहाबाद की 2 संधियाँ। इन संधियों के पश्चात 1765 में क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन लगा दिया जाता है बंगाल में, जिसके तहत अब सिर्फ मुगल प्रशासन का और सड़क आदि बनाने का कार्य देख सकते थे, अर्थात ये सिर्फ मुगल अब कर्तव्य संबंधी कार्य देख सकते थे, जबकि अधिकार संबंधी सारी चीज़ें अब अंग्रेज़ देखेंगे, जिसमें टैक्स रिलेटेड हो चाहे रेवेन्यू रिलेटेड हो, वो अंग्रेज़ों के अधिकार में आ चुका था। तो ये था बंगाल विजय, जिसमें बक्सर का युद्ध सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। जहां प्लासी के युद्ध से अंग्रेज़ों ने भारत के क्षेत्रों के जीतने के क्रम में अपना पहला कदम रखा था, वहीं बक्सर के युद्ध ने ये तय कर दिया था कि अब ये अंग्रेज़ भारत से नहीं जाने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।